हाय बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं आज का नया चैप्टर जो कि है सॉलिड स्टेट। सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा कि इस चैप्टर में ऐसे कौन से टॉपिक हैं जिसको इस साल आपके जो है कोर्स से रिड्यूस कर दिया गया है। तो आप सबसे पहले अपनी बुक खोल लीजिए। बुक खोलने के बाद आप अपने बुक का पहला चैप्टर जो कि सॉलिड स्टेट है, इसके लास्ट पेज पे आ जाइए। खुल गया सभी का? आगे सब लोग? चलिए, अब देखिए आपको बता दूं कि जो आपका टॉपिक है 1.10, ठीक है, आपका टॉपिक है 1.10 इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को लेकर के टॉपिक है। तो ये टॉपिक आपका जो है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, ये बड़ी टॉपिक आप है सिलेबस से हटा दी गई है, ठीक है, ये हो गया। उसके साथ साथ जो है ये आपका जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एक टॉपिक है। देखिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ये टॉपिक पूरी टॉपिक जो है आपके सिलेबस से हटा दी गई है। तो ये दो चीजें आपको पढ़ना नहीं है इस बार, ठीक है। अब पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, लेकिन में इससे क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। ये आप क्लियर हो जाइए कि एग्जाम में इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग सॉलिड स्टेट। अब देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप सॉलिड के बारे में क्या जानते हैं, और आप जानते हैं कि सॉलिड क्या है। कि सॉलिड जो है फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर है, ठीक है। मैटर के 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है और गैस होता है। अब जो लिक्विड और गैस था इसको हम लोग क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। क्लास 11th में क्या पढ़ा हमने लिक्विड और गैस के बारे में? हमने पढ़ा कि जो लिक्विड है और जो गैस होता है, इन दोनों में जो मॉलिक्यूल का जो अरेंजमेंट होता है, इनके मॉलिक्यूल थोड़ा डिस्टेंस पे अरेंज होते हैं। लिक्विड के मॉलिक्यूल तो बीच में डिस्टेंस थोड़ा अट्रैक्शन फोर्स लगता भी है, बाकी जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं तो बहुत दूर होते हैं, इनमें कोई अट्रैक्शन फोर्स ही नहीं लगता है, ठीक है। इनके बीच का गैप बहुत ज्यादा होता है, जबकि इनके मॉलिक्यूल के लिक्विड वाले में थोड़ा कम होता है और अट्रैक्शन काम करता है, लेकिन गैस में बिल्कुल अट्रैक्शन नहीं लगता, ठीक है। और ड्यू टू अब्सेंस ऑफ अट्रैक्शन फोर्स, जितना कम अट्रैक्शन होगा मॉलिक्यूल के बीच में, गैप जितना ज्यादा होगा, मॉलिक्यूल उतनी आसानी से क्या कर सकता है, फ्लूइडिटी पाई जाती है इसके अंदर। तो जो मॉलिक्यूल क्या होते हैं, जिन मॉलिक्यूल के बीच में गैप ज्यादा होता है, वो मॉलिक्यूल क्या करते हैं, फ्लो कर लेते हैं, ठीक है। क्या कर लेते हैं? फ्लो कर लेते हैं। तो अब देखिए भैया, तो लिक्विड और गैस के मॉलिक्यूल के बीच में भी गैप ज्यादा होता है, इसलिए क्या करते हैं, फ्लो कर लेते हैं। तो अब देखिए इसका मतलब है कि लिक्विड और गैस में क्या पाई जाती है, फ्लूइडिटी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? फ्लूइडिटी। अब जरा समझिएगा, तो यही कह रहा है कि द सॉलिड एंड लिक्विड यूज्ड इन टू द ऑब्टेन द लिक्विड गैस। अब देखिए यहाँ पे आते हैं हम लोग टॉपिक बताता हूं मैं आपको। ये देखिए यहाँ पे टॉपिक है आपका, देखिए यहाँ लिखा भी है आपकी बुक में, कह रहा है कि लिक्विड एंड गैसेस आर कॉल्ड फ्लूइड्स। लिक्विड और गैस को हम क्या बोलते हैं? फ्लूइड्स कहते हैं। क्यों कहते हैं इसका रीजन भी बता रहा है, बिकॉज देयर एबिलिटी टू फ्लो, क्योंकि इसके अंदर एबिलिटी होती है फ्लो करने की, ये फ्लो कर सकता है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि फ्लो क्यों कर लेता है, तो इसका जवाब ये है कि द मॉलिक्यूल आर फ्री टू मूव अबाउट, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल क्या कर सकते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं। और जिसके मॉलिक्यूल फ्रीली मूव कर सकते हैं और जितना ज्यादा फ्रीली मूव कर सकते हैं उसकी फ्लूइडिटी उतनी हाई होती है, ठीक है। अब देखिए, लेकिन जो सॉलिड के मॉलिक्यूल होते हैं वो फ्री नहीं होते, क्योंकि वो बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, बहुत पास पास में होते हैं। इनके मॉलिक्यूल्स का जो अरेंजमेंट होता है, अगर एक मॉलिक्यूल यहाँ पे, दूसरा जस्ट उसके बगल में ही होगा, तीसरा उसके बगल में, ऐसे कुछ इस प्रकार से एकदम पास पास अरेंज होते हैं। ये सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं कुछ ज्यादा ही पास पास होते हैं, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कोई सॉलिड का मॉलिक्यूल है, तो अगर वो अपनी पोजीशन से, ये उसका मेन पोजीशन हो गया, मान लीजिए ये कोई सॉलिड मॉलिक्यूल था, ये इसकी मेन पोजीशन हो गई। अगर ये अपनी मेन पोजीशन से अगर ये इधर मूव करना चाहता है, तो आपको बता दूं कि ये इसके बगल वाला जो मॉलिक्यूल होगा इससे टकरा करके फिर से वापस आ जाता है अपनी मेन पोजीशन पे। अगर मान लीजिए लेफ्ट में मूव करना चाहता है, तो इधर जो इसके बगल में मॉलिक्यूल पड़ा होगा उससे टक्कर खा के फिर से अपनी मेन पोजीशन पे आ जाता है। इसका मतलब है कि अपनी मेन पोजीशन पे रहते हुए क्या करता है, लेफ्ट और राइट में क्या करता है, ऑसिलेट करता रहता है। दैट मीन्स ये मॉलिक्यूल क्या करता है, ऑसिलेट करता है लेफ्ट राइट में, यानी कि वाइब्रेशन करता है, अपनी पोजीशन पे रहते हुए वाइब्रेट करता रहता है। तो ये देखिए यहाँ पे
ये लिखा हुआ है द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड हैव द फिक्स्ड पोजीशन एंड कैन ओनली ऑसिलेट अबाउट द मीन पोजीशन। ठीक है, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव नहीं कर सकते, वो अपनी पोजीशन पे रह करके क्या करते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं, ऑसिलेट करते रहते हैं एट देयर मीन पोजीशन। अभी मैं समझाया आपको, मीन पोजीशन पे रह के वाइब्रेट करते रहते हैं, ऑसिलेट करते रहते हैं। सुनिए बेटा, अगर आपसे पूछा जाए कि सॉलिड में रिजिडिटी क्यों होती है, सॉलिड में रिजिडिटी क्यों होती है, रिजिड क्यों होता है सॉलिड, सॉलिड रिजिड इसलिए होता है क्योंकि सॉलिड अपनी मीन पोजीशन पे रहता है, सॉलिड अपने मेन पोजीशन पर रहकर के वाइब्रेट करता है, यानी सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होने की वजह से सॉलिड क्या होता है, रिजिड होता है। ऐसे सवालों का जवाब बहुत आसानी से दे सकते हैं। अब देखिए, कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सॉलिड रिजिड क्यों होता है, तो आप बता सकते हैं सॉलिड रिजिड इसलिए होता है क्योंकि सॉलिड में की पोजीशन फिक्स होती है और सॉलिड अपने पोजीशन पर रहकर के वाइब्रेट करता है। तो देखिए, ये बोल भी रहा है कि जो सॉलिड है के पार्टिकल्स होते हैं उसके पोजीशन फिक्स होती है और ये अपनी पोजीशन पर रहकर क्या करता है, ऑसिलेट करता है। कह रहा है कि दिस एक्सप्लेन द रिजिडिटी ऑफ सॉलिड, और यही प्रॉपर्टी क्या बताती है, सॉलिड के अंदर रिजिडिटी को शो करती है। अगर आपसे पूछा जाए कि सॉलिड में रिजिडिटी होती है, क्यों होती है, तो आप बोल सकते हैं कि क्योंकि सॉलिड जो होता है अपनी मीन पोजीशन पर रहते हुए क्या करता है, ऑसिलेट करता है, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल बहुत पास पास होते हैं। अब यह सुनिएगा, कह रहा है कि इन क्रिस्टलाइन सॉलिड द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर अरेंज्ड इन रेगुलर। अब देखिए, सॉलिड जो होता है क्रिस्टलाइन भी हो सकता है, सॉलिड क्रिस्टल के फॉर्म में भी होता है और एमार्फस के फॉर्म में होता है। अगर आपसे पूछा जाए सॉलिड कितने टाइप के होते हैं, तो मैं बताऊंगा आपको दो तरह के सॉलिड्स होते हैं। सॉलिड कितने टाइप के होते हैं बेटा, दो तरह के सॉलिड्स होते हैं। तो आगे बढ़ते हम लोग, देखिए सॉलिड जनरली दो तरह के होते हैं। ठीक है, सॉलिड दो तरह के होते हैं, एक एमार्फस होता है, एक क्रिस्टलाइन होता है। हम 16 सा सॉलिड पढ़ने के पहले थोड़ी सी मैं आपको जो है सॉलिड चाहूंगा, सॉलिड के कैरेक्टर जरा समझ लीजिए। अब देखिए भैया, सॉलिड का जो कैरेक्टर्स होता है, पहले आप इसको समझ लीजिए, सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो देखिए, तो अब देखिए यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ द सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट की प्रॉपर्टी क्या है। पहली प्रॉपर्टी होती है, ध्यान समझिएगा, सॉलिड हैव द डिफाइनाइट मास एंड वॉल्यूम और शेप। सॉलिड का मास डिफाइनाइट होता है, मास डिफाइनाइट होता है, और साथ में क्या होता है, वॉल्यूम डिफाइनाइट होता है और शेप डिफाइनाइट होती है। ये बात तो सही है, ये दो बातें तो आप जो है बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं। सॉलिड की जो मास और जो वॉल्यूम और शेप जो होता है वो क्या होता है, दोनों डिफाइनाइट होता है। लेकिन मैं आपसे सवाल पूछ लूं कि सॉलिड का वॉल्यूम क्यों डिफाइनाइट होता है, सॉलिड का शेप क्यों डिफाइनाइट होता है, ये आपसे सवाल पूछ लिया जाए। तो सॉलिड का वॉल्यूम क्यों डिफाइनाइट है, ठीक है, और सॉलिड का शेप क्यों डिफाइनाइट होता है। तो शेप डिफाइनाइट होने का रीजन और जो है वॉल्यूम डिफाइनाइट होने का रीजन, तो देखिए है इसका वॉल्यूम क्यों डिफाइनाइट होता है, पहले इसको मैं समझा देता हूं। सॉलिड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ सॉलिड, ठीक है, सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होते हैं वो अपनी पोजीशन पे रहते हुए मूव करते हैं, अपनी पोजीशन पे रहते हुए मूव करते हैं, और ये अपनी मेन पोजीशन पर रहते हुए मूव करते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या होता है, एटम, मॉलिक्यूल, आयंस। सॉलिड के जो पार्टिकल्स है अपनी पोजीशन पर रहकर के क्या करते हैं, मूव करते हैं, यानी कि वो इधर उधर जो है क्या कहते हैं उनके, क्योंकि उनके बीच में गैप नहीं होता, और ये रिजिडिटी को शो करता है। पहले समझ लीजिए रिजिडिटी का रीजन क्या है, सॉलिड रिजिड क्यों होता है, रिजिड होने का कारण है क्योंकि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपने पोजीशन पर रह करके क्या करते हैं, ऑसिलेट करते हैं, तो ये रिजिडिटी का रीजन है। और अगर आपसे पूछा जाए कि सॉलिड इनकम्प्रेसिबल होता है, क्यों होता है, तो आप बताने इनकम्प्रेसिबल मतलब सॉलिड को कंप्रेस नहीं किया जा सकता, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में इंटर पार्टिकल जो डिस्टेंस होता है वो बहुत शॉर्ट होता है। इंटर पार्टिकल डिस्टेंस बहुत शॉर्ट होने की वजह से सॉलिड क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है। ये बात समझ में आ गई। अब सुनिए, सॉलिड के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो स्ट्रॉन्ग पाया जाता है, और जिनके अंदर भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाएगा उन सबका क्या होगा, उन सबका जो शेप है, सॉरी वॉल्यूम है, वो डिफाइनाइट होता है। वॉल्यूम डिफाइनाइट किसका होता है, ऐसा किसी भी मैटर का वो स्टेट जिसमें पार्टिकल्स के बीच में कुछ ना कुछ अट्रैक्शन फोर्स हो,
तभी उसका वॉल्यूम डिफाइंड होगा। देखिए आपको पता है कि सॉलिड में तो बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होता है, लिक्विड में थोड़ा वीक होता है, लेकिन गैस में होता ही नहीं है। यही कारण है गैस का वॉल्यूम डिफाइंड नहीं होता, क्योंकि गैस में किसी प्रकार का कोई अट्रैक्शन फोर्स काम नहीं करता, लेकिन सॉलिड और लिक्विड में काम करते हैं। थोड़ा डिफरेंस होता, कम ज्यादा होते हैं, लेकिन काम करते हैं। और कहीं पे भी अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर काम करेगा तो हम कहेंगे कि उसका वॉल्यूम क्या होगा, डिफाइंड होगा। अब शेप डिफाइंड होने का बता दूं मैं, कोई पार्टिकल का शेप तभी डिफाइंड हो सकता है जब उसका पार्टिकल अपनी पोजीशन पे रहे, अपनी पोजीशन पे रहेगा, मूव नहीं करेगा, तो ही उसका जो है क्या होगा, शेप डिफाइंड होता है। अब जरा समझिए, सॉलिड के पार्टिकल तो अपनी ही पोजीशन पे रह करके क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, यानी कि क्योंकि इनके बीच में स्पेस होता ही नहीं है, तो ये पार्टिकल्स का शेप इसलिए डिफाइंड होता है ड्यू टू द, इसका आंसर यही हो सकता है ड्यू टू द शॉर्ट, क्या कह सकते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत कम होता है। एक रीजन ये भी दे सकते हैं, दूसरा रीजन दे सकते हैं रिजिडिटी की वजह से, ड्यू टू रिजिडिटी। रिजिडिटी जिसके अंदर पाई जाती है उसी का शेप डिफाइंड होगा, जिसमें रिजिडिटी नहीं पाई जाती उसका शेप डिफाइंड नहीं होता बेटा, याद रखिएगा। जिसमें रिजिडिटी होगी उसका शेप डिफाइंड होगा, जिसमें रिजिडिटी नहीं होगी उसका शेप डिफाइंड नहीं होगा। जैसे देखिए लिक्विड में रिजिडिटी नहीं होती, गैस में रिजिडिटी नहीं होती, इसलिए लिक्विड और गैस का शेप डिफाइंड नहीं होता। समझ गया? अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मैंने जैसा कि आपको कहा कि जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड टू टाइप के होते हैं। टू टाइप के सॉलिड कौन कौन होते हैं? एक होता है आपका एमार्फस सॉलिड और एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब डिस्टिंग्विश कर देता हूं कि एमार्फस कौन होता है। ठीक है, कह रहे सॉलिड कैन बी क्लासिफाइड, ये देखिए लिखा है सॉलिड कैन बी क्लासिफाइड क्रिस्टलाइन एंड एमार्फस। अब सॉलिड को क्रिस्टलाइन और एमार्फस पे किस हिसाब से क्लासिफाइड किया जाता है? ऑन द बेसिस ऑफ द, ठीक है, किस हिसाब से देगा सॉलिड को कैसे क्लासिफाइड करते हैं हम लोग, कैसे क्लासिफाइड कर देते हैं कि एमार्फस है। सॉलिड को क्लासिफाई किया जाता है क्रिस्टलाइन और एमार्फस पे, किस बेसिस पे करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ प्रेजेंट इन द अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उनके अरेंजमेंट के हिसाब से बता दिया जाता है। पार्टिकल का अरेंजमेंट के हिसाब से हम बताते हैं कि कौन सा सॉलिड क्रिस्टलाइन होगा और कौन सा सॉलिड जो है एमार्फस होगा। सॉलिड के अरेंजमेंट जो होंगे वो बता देते हैं कि कौन सा क्रिस्टलाइन होगा और कौन सा एमार्फस होगा। यानी अरेंजमेंट ही एक ऐसा क्राइटेरिया है जो दोनों को डिस्टिंग्विश करता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड को और एमार्फस सॉलिड को। अब ध्यान समझिएगा, अ क्रिस्टलाइन सॉलिड यूजुअली कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ क्रिस्टल। देखिए कोई भी अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड है, किसी को भी हम क्रिस्टलाइन सॉलिड कब कहेंगे, कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड कब होगा? देखिए तो क्रिस्टलाइन सॉलिड यूजुअली कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर अब स्मॉल क्रिस्टल। सॉलिड जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो छोटे छोटे क्रिस्टल से बने होते हैं। जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो छोटे छोटे क्रिस्टल से बने होते हैं। और ये जो क्रिस्टल होते हैं, each of them having the different character of geometry, हर क्रिस्टल की जो है फिक्स ज्योमेट्री होती है। क्या होती है? हर क्रिस्टल की फिक्स ज्योमेट्री होती है। याद रखिएगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है ऐसे क्रिस्टल के छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है जिसकी फिक्स ज्योमेट्री होगी। क्रिस्टलाइन है तो फिक्स ज्योमेट्री होगी, क्रिस्टलाइन है तो फिक्स ज्योमेट्री होगी। इन द क्रिस्टल अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, अगर क्रिस्टल के अंदर उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होता है? यही एटम मॉलिक्यूल जो आयंस होते हैं इसी को कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहते हैं। याद रखिएगा, किसी भी क्रिस्टल का जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है, यानी जो एटम होता है या मॉलिक्यूल होता है, वो एक ऑर्डर में रहते हैं, एक ऑर्डर में अरेंज होते हैं। जैसे मतलब जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे ऐसे लगा दिया, तो ये अगर ये देखिए हमारे ये ऑर्डर है, अगला वाला ऐसे आ गया, ये पैटर्न हो गया। देखिए तो ये जैसे ये ऊपर वाला पैटर्न है, ये वाला भी क्या है, ये में ही है। लेकिन अब देखिए जैसे अगर मान लीजिए ये इस टाइप का पैटर्न है और ये क्या हो गया, बी टाइप का पैटर्न है। मतलब ये पैटर्न इनका होता है, जैसे ये ए टाइप का हो गया, बी टाइप का हो गया। अब ऐसे बार बार ए बी करके ऐसे ही रिपीट करेंगे, ए बार बार ए करके रिपीट करेंगे। तो ये एक ऑर्डर होता है इनका एक ऑर्डर अरेंजमेंट होता है, याद रखिएगा। तो ये जितने भी क्रिस्टलाइन होते हैं उनका एक ऑर्डर अरेंजमेंट होता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इनका ऑर्डर अरेंजमेंट कैसा होता है, तो मैं बता दूं कि इनका ऑर्डर अरेंजमेंट लॉन्ग रेंज ऑर्डर्ड होता है। कैसे होते हैं? लॉन्ग रेंज ऑर्डर्ड होते हैं। अब लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब क्या हो गया? तो विच मीन्स दैट देयर इज द रेगुलर पैटर्न of the arrangement particles which is repeated itself periodically over the entire crystal। मतलब पूरे क्रिस्टल में
पूरे क्रिस्टल में, पूरा क्रिस्टल चाहे जितना बड़ा हो क्रिस्टल, पूरे क्रिस्टल में बार बार एक ही ज्योमेट्री क्या करती है, बार बार रिपीट करती है। जैसे मान लीजिए मैंने बोला भी ना ए पैटर्न है, तो अगला वाला भी ए होगा, ए वाला होगा, ए ऐसे बार बार चलता रहेगा। अगर मान लीजिए ए बी टाइप का पैटर्न है तो फिर ए बार ए बी हो गया, फिर आ जाएगा ए बी, फिर ए बी, ऐसे करके चलता रहेगा। मतलब जो भी पैटर्न रहेगा वो काफी लंबा चैन बना लेगा, पूरे पूरे क्रिस्टल के अंदर वैसा ही दिखाई देगा। ठीक है, अब जैसे देखिए इसका एग्जांपल ले सकते हैं, जो सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड एक प्रकार का क्रिस्टल होता है। इसका मतलब जितने भी क्रिस्टल की प्रॉपर्टी मैंने बताई ये सब सोडियम के अंदर पाया जाएगा। और देखिए क्वार्ट्ज जो होता है, क्वार्ट्ज जो होता है, क्वार्ट्ज में देख सकते हैं, क्वार्ट्ज इज एग्जांपल ऑफ क्रिस्टलाइन, ये भी एक क्रिस्टल है। क्वार्ट्ज भी क्या है, क्रिस्टल। मैं आपको दिखा सकता हूं, क्वार्ट्ज दिए गए हैं। एक क्वार्ट्ज आपका है, क्वार्ट्ज है, और दूसरा क्वार्ट्ज ग्लास है। अब देखिए जो क्वार्ट्ज है इसमें देखिए इसका जो अरेंजमेंट है आप देख सकते हैं, ये देखिए एक इसकी फिक्स ज्योमेट्री है, क्या है इसका, हेक्सागोनल। देखिए ये हेक्सागोनल ज्योमेट्री में है, तो अब इसका सिर्फ इसी की ज्योमेट्री नहीं है, ये देख लीजिए सब हेक्सागोनल में है, सब क्या है, हेक्सागोनल में है। जबकि आप देखिए ये जो आपका दूसरा वाला जो दिख रहा है इसकी कोई ज्योमेट्री समझ में नहीं आ रही है। ये देखिए यहाँ पे पता नहीं कैसा ऑर्डर है, फिर यहाँ पे देखिए ये समझ में नहीं आ रहा है, फिर यहाँ पे कुछ और बना दे रहे हैं, कोई ऑर्डर नहीं है। जिसका मतलब जो क्वार्ट्ज ग्लास दिखाया गया बी में ये ऑर्डर अरेंजमेंट नहीं है। जबकि यहाँ पे देखिए क्या किया गया है, एक ऑर्डर में, एक पैटर्न में अरेंज किया गया है, हेक्सागोनल पैटर्न में, तो ये ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है। तो इसी को हम लोग क्रिस्टल कह सकते हैं, जबकि इसको क्रिस्टल नहीं कह सकते। अब आप सवाल ये उठता है कि भैया जिस जिस पार्टिकल का अरेंजमेंट जो है ऑर्डर में नहीं होगा उसको हम क्या बोलेंगे, तो आप देख लीजिए, इसको भी समझ लीजिए आप। तो जिसका ऑर्डर अरेंजमेंट नहीं होगा यानी जिसका कोई फॉर्म नहीं होता उसे एमार्फस कहते हैं, एन एमार्फस सॉलिड। कोई भी एमार्फस सॉलिड है, एमार्फस को ग्रीक वर्ड में, ग्रीक वर्ड एमार्फस एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है नो फॉर्म, मतलब जिसका कोई भी ज्योमेट्री, कोई भी शेप ना हो। कह रहा है कंसिस्ट ऑफ द पार्टिकल, कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल ऑफ इरेगुलर शेप। ये जो पार्टिकल्स होंगे उनका अरेंजमेंट जो होगा वो सही तरीके से नहीं होगा, इरेगुलर होगा, कोई कंटिन्यूअस नहीं दिखेगा और दिखेगा। द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन सच हैज ओनली शॉर्ट रेंज ऑर्डर। और इसके पार्टिकल जो होते हैं, ठीक है, ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर अरेंजमेंट होते हैं, मतलब इनका जो ऑर्डर अरेंजमेंट होता है कोई एक फिक्स पैटर्न में नहीं होता। कह रहा है कि और ये सिस्टम होता है इनका, इनका जो रिपीटिंग पैटर्न होता है वो सिर्फ एक शॉर्ट डिस्टेंस तक होता है, यानी बहुत लंबे पूरे 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 जो है मॉलिक्यूल पूरे एमार्फस के अंदर नहीं पाया जाता। समझ गया। अब देखिए सच पोर्शन इज स्कैटर्ड टू बिटवीन टू द अरेंज ऑफ द डिस्टॉर्टेड द क्रिस्टल ऑफ क्वार्ट्ज। स्ट्रक्चर ऑफ क्वार्ट्ज, जो क्वार्ट्ज है आपका देखिए क्रिस्टलाइन होता है, और जबकि क्वार्ट्ज ग्लास क्या होता है, एमार्फस होता है। ये तो मैंने समझा भी दिया इसको आपको, क्योंकि इसका कोई ऑर्डर अरेंजमेंट है ही नहीं। समझ गया। अब आगे समझते हैं। तो याद रखिएगा, तो यहाँ पे आपकी जो आपका क्वार्ट्ज ग्लास है वो क्या है, आपका एमार्फस है। क्वार्ट्ज एक क्वार्ट्ज ग्लास क्या है, आपका एमार्फस है। और जो देखिए कह रहा है कि, और देखिए याद रखिएगा, यहाँ पे समझ लीजिए ये जो क्वार्ट्ज ग्लास है, क्वार्ट्ज ग्लास जो आपका है ये इसका कोई फिक्स पैटर्न ना होने की वजह से ये बेटा आपका एमार्फस है, और ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर अरेंजमेंट है। और जबकि ये जो आपका है ये एक फिक्स पैटर्न है, और ये देखिए यहाँ पे ये पैटर्न कंटिन्यू है, देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ पे भी वही पैटर्न है। तो ये पैटर्न रिपीट कर रहा है, देख रहे हैं आप, ये पैटर्न रिपीट कर रहा है, यहाँ भी और आगे भी बनेगा पैटर्न। तो ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर अरेंजमेंट है। और ये देखिए ये कोई पैटर्न नहीं, इनका कोई पैटर्न नहीं है, इसका मतलब ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर अरेंजमेंट है। ये एमार्फस हो गया और ये क्रिस्टलाइन हो गया। तो इसका मतलब जो क्वार्ट्ज है वो क्रिस्टलाइन है, और क्वार्ट्ज ग्लास क्या है, एमार्फस है। एमार्फस में आप किसी को भी ले सकते हैं। एमार्फस जो होते हैं आपके जो है खास करके एग्जांपल ऑफ एमार्फस जो है ऐसे सॉलिड होंगे जैसे वो हो गया आपका जो है पॉलीथीन हो गया, ठीक है, कोई भी पॉलीमर्स हो गया, या कोई भी ग्लास हो गया, कोई भी ग्लास या कोई भी पॉलीमर्स हो गया, वो सब क्या होते हैं आपके एमार्फस में आते हैं। ठीक है, एमार्फस में क्या आता है आपका, पॉलीमर्स जो होते हैं वो एमार्फस में आ जाते हैं। समझ आ गया बेटा। अब मैं आपको जो है कल अगले वाले लेक्चर में आपको कुछ और भी बातें बताऊंगा मैं, ठीक है, किसके बारे में, अभी तो मैंने सिर्फ इंट्रोड्यूस करा दिया आपको एमार्फस और जो है क्रिस्टलाइन के बारे में, और इसकी प्रॉपर्टी के बारे में मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक